वेलकम टू माय एसआरटी एजुकेशन। एसआरटी एजुकेशन में पहली बार आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और इस वीडियो को माने जैसे कि बहुत सारे वीडियो टॉपिक चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बात है कि इससे पहले जो हमने टॉपिक डाला उस था क्या माने कि मौर्य वंश से संबंधित थे। आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त वंश। श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त इसके क्या थे। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महापदों को जीता था। 6 महाजनपदों को क्या था, जीत लिया था। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बन गया। तो अशोक घटोत्कच आया तो क्या हुआ, फिर से चंद्रगुप्त परास्त हो गया, प्रथम स्थान पर अगला शासक बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम आ गए हमारे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की। इसने क्या किया, भारत में गुप्त संवत की स्थापना की। लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त था। लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद अगला शासक बना। समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बन गया। अगला शासक बनने के बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या कृत्य किए देखेंगे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी का था और इसने अपने सिक्के पर बीना बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। जैसे कि सरस्वती माँ के होते हैं ना, वैसी टाइप के। समुद्रगुप्त क्या थे, संगीत प्रेमी थे और इसने अपने सिक्के को पर बीना बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित करवाई। महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये बोलेंगे समुद्रगुप्त को बोलते हैं। महापराक्रमी होने के कारण क्या हुआ कि भारत देश का नेपोलियन कहा जाने लगा। कौन, तो समुद्रगुप्त। अब देखिए, बात आता है कि अगला टॉपिक उसी में देखेंगे कि इसके बाद समुद्रगुप्त द्वितीय का अगला शासक बन गया। प्रथम हमारे शासक होने का दूसरा शासक बन गया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम प्यार से कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरे नाम क्या है, तो विक्रमादित्य। यह भी एक महान प्रतापी शासक था जिसने भारत में शको विदेशी के आक्रमण को विफल कर दिया। शको जो आए थे, विदेशी आए थे, उस पर आक्रमण करके विफल कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट के देखेंगे इसका हम क्या हुआ था। इसने भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चढ़वाए थे। इसने भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चढ़ाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्राह्मणगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान ने इसी के शासनकाल में से थे। तो इसने क्या किया, भारत के अंतिम इतिहास सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्राह्मणपुत्र इत्यादि विद्वान सभी के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट की बात करेंगे। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ थे और इन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने किया था। और गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक के रूप में अभी फिलहाल नहीं पता है। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणतंत्र थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत की स्थापना की थी। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री था। वराहमिहिर देखते हैं खगोल शास्त्र था। तो कालिदास ने क्या किया, कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संवत की रचना की। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संवत की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाने लगा। तो सिंपल से बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिन्होंने शासन किया था उसमें भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से एक प्रकाश हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त आ गया हमारे। तो कुमारगुप्त जो था माने अगला शासक बना। देखेंगे इसके बारे में। कुमारगुप्त इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक स्कंदगुप्त बना।
उसके बाद क्या हुआ, कुमार गुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बन गया, स्कंद गुप्त बन गया। जो स्कंद गुप्त था, स्कंद गुप्त भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, भानुगुप्त। तो स्कंदगुप्त भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक मतलब भानुगुप्त था। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। भारत में 4 वेद हैं। वेद शब्द मतलब ज्ञान होता है। वेद शब्दों का मतलब क्या होता है, ज्ञान के व्यक्ति। बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इससे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में ही की गई है। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है और इससे संस्कृत भाषा का जनक कहा गया है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में ही की गई है। ऋग्वेद में 10वें मंडल और 228 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 228 सूक्त हैं। समावेश सामवेद और भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला बात करते हैं, यजुर्वेद में कृष्णा की उपासना का उल्लेख है। अथर्ववेद में आधुनिक वेद है और इसी से वेद से जादू, टोना, टोटका इत्यादि किया जाता है। अथर्ववेद से कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक रचना की थी। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो कल्हण ने किताब लिखी जिसका नाम था राजतरंगिणी। उस राजतरंगिणी में मतलब कश्मीर के इतिहास की बातें कही गई है। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चीनी यात्री हेनसोंग के हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जबकि मतलब चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। आप जानते नहीं होंगे तो आज जान लीजिए कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को कहा गया है। तो आज इस वीडियो में देखे गुप्त वंश देखे। इससे पहले मतलब मौर्य वंश खत्म हो गए, दूसरे टॉपिक हो गए गुप्त वंश। तो आप लोग ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। शो के गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।